नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। कर्नाटक के चिकबलपुर में एक दलित बच्चे को चोरी के शक में पीटने का मामला सामने आया। धार्मिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए मुजफ्फरनगर के जिला में जेल में बंद 200 से ज्यादा मुस्लिम कैदी अन्य हिंदू कैदियों के साथ 9 दिन तक नवरात्रि का उपवास रखा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दशहरा रैली से पहले उद्धव गुट को बड़ा झटका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने के लिए तैयार। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबरें विस्तार से। कर्नाटक के चिकबलपुर में एक दलित बच्चे को चोरी के शक में पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल यह घटना कंपाउंड नेहली गांव की है। इसका वीडियो सामने आया है और 14 साल का यह बच्चा दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने यशवंत पर आरोप लगाया कि उसने साथ में खेल रही एक लड़की के साथ झुमके चुराने के लिए आरोप लगा हुआ था। बस इसी आरोप में यशवंत को लोगों ने खंबे से बांधकर बुरी तरह से डंडे से पीटना शुरू किया। इतना ही नहीं, ये बच्चे को लोगों ने पीटा और जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने बताया कि यशवंत और उसकी मां ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें मारपीट क्यों की जा रही है। यशवंत ने भी बताया कि उस पर झूठ आरोप लगाया गया था। धार्मिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए मुजफ्फरनगर जिला के 200 कैदियों ने अन्य हिंदुओं के साथ 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि उपवास के साथ उन्होंने भी उपवास रखा है। जेल के एक अधिकारी ने कहा कि मुस्लिम कैदियों का यह कृत्य हिंदू कैदियों के प्रति उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था, जो रमजान के पवित्र महीने के दौरान सुबह से शाम तक रोजा रखने में उनके साथ शामिल हुए थे। जिला जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला जेल के 3000 से ज्यादा कैदियों में करीब 1100 हिंदू है और 218 मुसलमान नवरात्रि उपवास कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने रोजेदारी की खाने की मांग को ध्यान में रखते हुए कैंटीन में कुछ खास इंतजाम भी किए हैं। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने कहा कि कैंटीन में व्रत रखने वाले कैदियों के लिए कई तरह के फल, दूध और आटे से बनी पूरियां और चाय और अन्य सामान उपलब्ध कराया गया है। जेल प्रशासन ने रोजेदारों की खाने की मांग को ध्यान में रखते हुए कैंटीन में कुछ खास इंतजाम भी किए हैं। साथ साथ में उपवास रखने वाले कैदियों में से एक ने कहा कि धर्मों की एकता में उनका गहरा विश्वास है, जिसे उन्हें उपवास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सीखना चाहिए कि जेल में सांप्रदायिक सद्भाव कैसे मनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दशहरा रैली से पहले उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा। मुंबई के वर्ली इलाके से बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिवसेना के दोनों गुटों की दशहरा रैली 5 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी। इस रैली में शक्ति प्रदर्शन के लिए शिवसेना के दोनों गुट तैयारी में जुटे हैं। शिवसेना के दोनों गुट दशहरा रैली में अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का अवसर नहीं चूकना चाहते, इसलिए दोनों धड़े 5 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में आधिकारिक भीड़ जुटाने का इंतजाम करने में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के खेमे में भीड़ प्रतिबंध की होड़ लगी हुई है। ठाकरे की रैली की पार्टी में शाखा प्रमुख और जिला प्रमुख पर सब निर्भर रहता था, वहीं शिंदे की रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए विधायकों और सांसदों का भरपूर जोश है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे के कैंप की प्रवक्ता शीतल महात्र ने बताया कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। मुंबई वासियों को भीड़ और ट्रैफिक से कोई परेशानी नहीं होगी। शिंदे खेमे में सभी विधायकों और सांसदों को कम से कम 2000 से 3000 लोग रैली में लाने को कहा गया है।
शिंदे के खेमे में 40 विधायक और 12 सांसद हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे के खेमे में प्रवक्ता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि शिवसेना के लिए हमेशा से दशहरा रैली एक त्योहार की तरह रहा है। कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र से आते हैं और इस साल भी शिवाजी पार्क आएंगे। सूत्रों के अनुसार मुंबई के सभी शाखा प्रमुखों को कम से कम 150 लोग लाने को कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों पार्टी के बीच टक्कर रहेगी, इसलिए गुजरात के लोगों को बड़ा धक्का देने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर आज चुनाव हुए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यह मामूली अंतर के साथ है, हम बहुत कम सीटों के साथ आगे आ रहे हैं। गुजरात के लोगों को एक बड़ा धक्का देना होगा ताकि आपकी सरकार आरामदायक बहुमत से बन जाए। आप नेता ने कहा कि जब यह आईबी रिपोर्ट आई है और भाजपा और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए हैं और गुप्त बैठक कर रहे हैं, और उन्होंने दावा किया कि भाजपा विशेष रूप से इस रिपोर्ट से घबरा रही है। उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास कर रही है ताकि भाजपा विरोधी वोट विभाजित हो जाए। आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से विधायक थे। उन्होंने मंत्री पद संभालने के बाद अपने विभाग के अफसरों को चोर बताते हुए खुद को चोरों का सरदार कह दिया था। मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष को भी अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि वे सरकार के लिए समस्या बनना नहीं चाहते। हालांकि उन्हें इस्तीफा पर कोई फैसला नहीं होगा। राजद ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि सुधाकर सिंह ने किसानों के हित में दिया इस्तीफा, हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते। किसानों की समस्या और कृषि विभाग में फैसे भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सुधाकर सिंह से ध्यान आकृष्ट किया था। कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुधाकर की नोकझोंक हुई थी। इसके पहले विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ और कैमूर जिले में आयोजित जनसभा कई बार विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने चिंता जताई थी। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा। पता है बहुत डर गया था मैं।
तुम दोनों अकेले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500? हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो। और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने गांधीधाम और जूनागढ़ में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया था। उसके बाद केजरीवाल राजकोट के खोडलधाम के एक गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन पर पानी की बोतल फेंकी गई। मुख्यमंत्री पर बोतल फेंकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नवरात्रि के अवसर पर खोडलधाम में एक गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गरबा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए थे। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचे। उसी दौरान केजरीवाल मौजूदा लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए हाथ मिला रहे थे, तभी किसी ने उसकी तरफ पानी की बोतल फेंकी। पानी की बोतल उन्हें टकराए बिना सिर के ऊपर से गुजर गई। उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। आपके मीडिया समन्वयक सुकन राज ने कहा कि बोतल कुछ दूर से फेंकी गई थी, यह केजरीवाल के सिर के ऊपर से गुजरी गई। उन्होंने यह कह सकते हैं कि जानबूझकर बोतल उन पर फेंकी गई थी। अभी पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई। राज्य में इस साल अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर थे। दोनों मुख्यमंत्री शनिवार को कच्छ जिले के गांधीधाम और जूनागढ़ में रैलियों का संबोधित करने के बाद राजकोट में रुके थे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान
सुरेंद्रनगर शहर और साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा शहर में 2 रैलियों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इंदौर में गरबा पंडालों में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नंदलालपुरा सब्जी मंडी में चल रहे गरबा आयोजन में घुसकर हंगामा किया। यहां 3 मुस्लिम लड़कों को पकड़कर उन्हें पुलिस के सुपर्द कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की है। इसके पहले भी बजरंग दल के कार्यकर्ता करीब 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम युवकों को पकड़कर पुलिस के पास सौंप चुके हैं। एमजी रोड इलाके में नंदलालपुरा सब्जी मंडी गरबा पंडाल में 3 मुस्लिम लड़के शाबाद साकिर निवासी साउथ तोड़ा और रिहान कुरैशी निवासी मल्हारगंज और दानिश नागौरी निवासी मल्हारगंज लोहार पट्टी को बजरंग दल ने एमजी रोड थाने की पुलिस के सुपर्द कर दिया था। जानकारी के मुताबिक रात में बजरंग दल कार्यकर्ता यहां अचानक पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 3 लड़के मोबाइल से गरबा का पंडाल के यहां अपनी सेल्फी ले रहे थे। शंका होने पर तीनों से आईडी कार्ड मांगे तो वह घबरा गए, जिसके बाद नाम पता पूछने पर उन्होंने अपनी असली नाम पदाधिकारियों को बताई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता ने तीनों की पिटाई कर डाली और पुलिस को बुलाकर मौके पर ही उन्हें सौंप दिया। सभी पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की गई है। उज्जैन में गरबा पंडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 युवकों की पिटाई कर दी थी। यह घटना कालिदास अकादमी के गरबा पंडाल में हुई। दरअसल एक वर्ग विशेष के 3 युवकों ने गरबा पंडाल में प्रवेश की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं यहां पर पहुंच गए थे और उन्हें लोगों के साथ मिलकर तीनों युवकों की पिटाई कर दी थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। युवकों को बचाने के लिए पुलिस से बजरंग दल के कार्यकर्ता की तीखी बहस भी हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हिंदूवादी संगठनों ने रोक लगा दी है। उज्जैन में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कालिदास अकादमी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 युवकों को पकड़ कर पहचान और मारपीट की थी। तीनों एक वर्ग विशेष के निकले थे और इसके बाद भीड़ उन पर टूट पड़ी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर नवरात्रि उत्सव में शामिल होने के लिए कम से कम 50 राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ गुजरात में वडोदरा पहुंचे थे। राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहने वाला वडोदरा और उसका गरबा जग प्रसिद्ध है। गरबा में हजारों लोग शामिल होते हैं और देवी की आराधना में गीत संगीत के बीच पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते हैं। गुजरात में राज्यसभा सदस्य जयशंकर ने यहां पहुंचने के बाद ट्वीट किया, नवरात्रि का अनुभव लेने के लिए वडोदरा पहुंचे राजदूत और उच्चायुक्तों को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित था मैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर नवरात्रि उत्सव में शामिल होने के लिए कम से कम 50 राजदूतों के साथ वहीं पे पहुंचे थे। राज्य की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में गरबा में हजारों लोगों के साथ उन्होंने देवी की आराधना में आरती भी की। साथ में उन्होंने ट्वीट भी किया था। It's a fantastic atmosphere here. It's like I can see lots of energy and vibe. It's very colorful and it's a huge event. I'm very happy to be here. I enjoy it greatly. I love the dance. I love the music. I love these beautiful dresses. I like people. They are so emotional. They're so open and friendly. दमोह कलेक्टर को खरी खोटी सुनाने पर पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिलाओं को साथ लेकर समस्या बताने के लिए कलेक्टर वे पहुंची थी। उन्होंने दमोह कलेक्टर को सबके सामने कहा था, आंखें फूट गई है क्या? कलेक्टर को ही ढोर कर दिया था। उन्होंने कलेक्टर के लिए बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्द भी निकाले थे। कलेक्टर ने बसपा विधायक पर एफआईआर कराने की बात की।
कोतवाली आईटी विजय सिंह राजपूत ने बताया कि देर रात कलेक्टर कार्यालय से आवेदन मिलने पर विधायक रामबाई के खिलाफ अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। एसपीडीआर तेनीवार ने बताया कि कलेक्टर की शिकायत पर पथरिया विधायक रामबाई के खिलाफ इंडियन पिनल कोड की धारा के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। थी अपना नौरादेही अभयारण्य को लेकर, तो उसके बाद में बाहर आया था, तो आई थिंक वो कोई नरसिंहगढ़ की शिविर को लेके वहाँ पे आई थी, तो जिसमें 4-5 जो अपने हितग्राही को पात्रता नहीं मिलने के बारे में कही गई है। अभी जो अपना मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर का उद्देश्य भी वही है कि अगर कोई पात्र है, आज के डेट में उनको पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हो रही है, उनको जो है हम लोग जो है पूरी तरह पात्रता के अनुसार जो है लाभ दिलाने के लिए, यही बात जो है मैंने विधायिका जी से भी कही गई है। लेकिन उनके द्वारा कुछ अपशब्द कहने की ये सब भी बात आई है, तो हम लोग जो है जो भी शासकीय प्रावधान है, जितने भी अपने नियमानुसार धारा की सारी योजना फेल है, कोई भी मतलब शिविर संपूर्ण तरीके से लग ही नहीं रहा। मैंने देखा नरसिंहगढ़ इतनी 5-7 हजार की जनसंख्या है उधर, तो मैं आज शिविर में गई हूँ, तो ना उधर आरआई हैं, न तहसीलदार हैं, न फुटाधिकारी हैं, ना उधर मतलब बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ना उधर उसके समिति के जो सचिव है ना वो भी नहीं है, जो सचिव रोजगार सचिव है। अब जे उधर की समस्या है, जो माताराम है, अभी आपने देखा कलेक्टर साहब के सामने मैंने खुद बोला है, 15 साल माताराम को उनके पति खत्म हो गए। इसके पहले कोई वो पंडित थी, एक लड़कियां सहायक सचिव क्रांति दुबे, कोई काम नहीं किया। इन गरीबों से कई बार 200-300 रुपए भी ले गई। क्या करते हैं चैम्बर में बैठ के, इस टाइप के शिविर लगने चाहिए। जब मैंने उधर से बात की तो बोल रहा मैं मैडम दिखवा लूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 275वें वार्षिक दिवस के समारोह के दौरान विभाग की कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली स्पर्श मोबाइल ऐप और अग्निवीरों के लिए वेतन प्रणाली, रक्षा यात्रा डीटीएस में अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट बुकिंग मॉड्यूल और रक्षा लेखा रसीद और भुगतान के लिए रक्षा असैन्य वेतन और रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक डिजिटल व्यवस्था को लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाने के लिए डीएटीडी की सराहना करते हुए कहा कि नई पहल से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इनके मोबाइल के माध्यम से स्पर्श पोर्टल की महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचने का सुनिश्चित भी किया जा सकेगा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों के साथ साथ रक्षा असैन्य नागरिकों के लिए रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पोर्टल स्पर्श को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह सरकार का प्रयास है कि सैनिकों के जीवन काल में साथ ही में मृत्यु के बाद भी सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही पेंशन देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने पेंशन भोगियों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपट पहली प्राथमिकता बताने का आग्रह भी किया गया। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया। अरे संडे तक तो चलाओ यार। संडे क्यों? क्यों संडे? हर काम संडे। चेक करो डील शेयर ऐप। डील शेयर ऐप पर मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप ब्रांड्स और हजारों लोकल ब्रांड्स भी। यहाँ बेस्ट क्वालिटी आइटम्स पर शहर में सबसे सस्ते डील्स पा सकते हैं, वो भी हर घंटे। और तो और फ्री डिलीवरी, डेली कैशबैक एंड कॉन्टेस्ट भी। अरे मान गया बाबा, लो अभी ऑर्डर करता हूँ ना। अरे ये क्या है? हाँ,
मैंने तो कल ही ऑर्डर कर दिया था। अभी गूगल प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें और हर दिन बेहतरीन डील्स का फायदा उठाएं। डील शेयर, आपकी ऑनलाइन दुकान। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, their softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास. The Sleep Company mattress is झक्कास. Log on to the sleepcompany.in. हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। नाम बदलने के बाद दिक्कतों से जूझ रही मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक पहली बार अपने स्टाफ की छटनी करने जा रही है। 4 फरवरी 2004 में स्थापित हुई सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वह न सिर्फ पहली बार हायरिंग पर अस्थायी रोक लगाने जा रहे हैं बल्कि अपनी टीमों के बजट में कटौती भी करने जा रहे हैं। मेटा का अभी तो आकार है वह 2023 में इससे छोटे आकार में तब्दील हो सकता है। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुकरबर्ग ने कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक सेशन में इस बारे में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि वह अब अर्थव्यवस्था और स्पष्ट रूप से स्थिर हो जाएगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि वह अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए हम यह तरीका अपनाने पर मजबूर हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि लागत में कटौती और हायरिंग फ्रीज करना इस बात की ओर से इशारा करती है कि मेटा ने मान लिया है कि यूजर्स का अटेंशन पाने के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच उनके विज्ञापन की ग्रोथ धीमी पड़ चुकी है। मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति भी लगभग आधी हो चुकी है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल रहे जुकरबर्ग अब 23वें नंबर पर खिसक चुके हैं। 2014 के बाद जुकरबर्ग का यह सबसे बड़ा निचला स्थान है। उनकी नेटवर्थ $50.9 बिलियन यानी कि 4.15 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में $75.6 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई थी। ग्लोबल बिलियनर्स की लिस्ट में इन साल मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ सबसे ज्यादा घटी हुई है। बिहार में मानसून अब अपनी वापसी की राह पर चल पड़ा है। मौसम विभाग ने ऐसी उम्मीद लगाई है कि 6 अक्टूबर के बाद राज्य में मानसून वापस जाने लगेगा। दुर्गा पूजा के दौरान 3 से 5 अक्टूबर के बीच सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ में ही कहीं कहीं वज्रपात की आशंका भी है। मौसम विभाग का मानना है कि दीपावली और छठ पर्व के बीच राज्य में हल्की ठंड शुरू हो सकती है और इस बारे में मानसून अपने समय से नहीं आया था, लेकिन उसकी वापसी निर्धारित समय तक पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में अगले 24 से 36 घंटों तक हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। बता दें कि सामान्य तौर पर बिहार में 5 अक्टूबर से मानसून की विदाई होने लगती है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए जानकारी के लिए
6 अक्टूबर को अपनी वापसी की राह पर होगा। उसके बाद राज्य में नमी की मात्रा में कमी आएगी और इससे रात में कुछ ठंडक महसूस होने लगेगी। दुर्गा पूजा के समय 3 से 5 अक्टूबर के बीच राजधानी पटना समेत पूरे राज्य भर में बादल छाए रहने की आशंका भी है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती अब हमारे बीच नहीं रहे। तुलसी तांती का शनिवार को हार्ट अटैक के कारण पुणे में निधन हो चुका है। तुलसी तांती सुजलॉन ग्रुप ऑफ और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के प्रमुख प्रमोटरों में से एक थे। उन्हें भारत के विंडमैन के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी तांती भारत की ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजी को लिए प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं और राजकोट के एंटरप्रेन्योर तांती की फैमिली में उनके बच्चे निधि तांती और प्रणव तांती भी है। तांती ने अहमदाबाद में अपना बिजनेस ऑपरेट किया था और 2004 में पुणे में बस गए थे। तांती के निधन के सुजलॉन ग्रुप ऑफ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने 11 अक्टूबर को सुजलॉन एनर्जी के 1200 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू की और अपनी ओपनिंग की अनाउंसमेंट की थी और अहमदाबाद में उनका कारोबार चल रहा था। तांती ने कहा था कि सुजलॉन एनर्जी ने अपने कर्ज को चुकाने और फंड का उपयोग करने के लिए अपनी ब्याज देनदारियां को कम करने की योजना बनाई है ताकि कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बाकी फंड को कॉरपोरेट जरूरतों के लिए यूज किया जा सके। कंपनी के बयान के अनुसार वह 5 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 2.40 करोड़ तक पार्शियली पेड अप इक्विटी शेयर जारी कर सकती है। इस तरह इस शेयर की बिक्री के कंपनी 1200 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। सिंधु मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार गैंगस्टर दीपक टीनू तड़के मानसा पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है। दीपक टीनू गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई का सहयोगी है। सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी दीपक से जांच होनी थी। वही आरोपी के फरार होने के बाद अलर्ट हुई पंजाब पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा बॉर्डर सील कर दिया है। वही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गुरमीत चौहान मानसा पहुंच चुके हैं और पुलिस से जानकारी हासिल कर रहे हैं। मानसा के अलावा आसपास के जिलों के बॉर्डर पर पुलिस ने सख्त नाकाबंदी कर दी है। पुलिस को संदेह है कि दीपक शायद कहीं किसी नजदीकी गांव में छिपकर है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दीपक पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुका है। दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली के वाहन चालक 25 अक्टूबर 2022 के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह बात बताई है। बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के वाहन चालक अपनी गाड़ियों में से ईंधन को नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली सरकार बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों के खिलाफ काफी सख्त हुई है। दिल्ली परिवहन निगम ने बिना वैध पीयूसी के चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से ये सख्त कार्रवाई करने की शुरुआत की थी। इनके अलावा वह पेट्रोल और डीजल में गाड़ी में भरवाने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने की योजना भी बना रहे थे। इसको लेकर दिल्ली सरकार पेट्रोल पंप एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू करने की योजना भी बना ली है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपके ऊपर। ये ना सर।
ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले, चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। नेपाल के मानसलू बेस कैंप पर एक भीषण हिमस्खलन हुआ है। जानकारी के अनुसार इलाके में बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में आकर कई कैंप तबाह हुए हैं। पिछले हफ्ते भी इस इलाके में हिमस्खलन हुआ था, इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। नेपाल के मानसलू पर्वत बेस कैंप के पास एक बार फिर भारी हिमस्खलन हुआ है। यह हिमस्खलन रविवार को हुआ था। इस घटना की पुष्टि ताशी शेरपा ने की है, जो 18,163 मीटर के ऊंचाई पर दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ताशी ने इस घटना की एक वीडियो भी शेयर की है। अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बेस कैंप के सूत्रों के अनुसार कुछ टेंट नष्ट हो चुके हैं। इस हफ्ते में पहले भी यह एक घटना सामने आई थी, जिसमें 2 पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी थी। वही 1 दर्जन से अधिक घायल हुए थे। इसमें अमेरिकी पर्वतारोही हिलारी नेल्सन की मृत पाई गई थी। नेपाल में स्थित माउंट मानसलू दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और वह 8,163 मीटर ऊंचा पर्वत है। उसमें 3 और 4 शिविर में आए हिमस्खलन की चपेट में यह घटना सामने आई है। मुंबई एयरपोर्ट को शनिवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। इस ईमेल में एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट की सघन तलाशी हो गई। हालांकि जांच में एजेंसियों को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, जिसके बाद देर रात विमान को रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया, मुंबई हवाई अड्डे के अधिकारियों को एक ईमेल प्राप्त हुआ था। इसमें दावा किया गया था कि मुंबई में इंडिगो की एक फ्लाइट में बम रखा गया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाके को खाली करा लिया और विमान की जांच की, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी बम की एक झूठी अफवाह के कारण मलेशिया जाने वाला विमान देरी से रवाना हुआ था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गांधी जयंती पर हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम पहुंचे थे।
चरखा चलाया और बधाई भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सेवा का रास्ता दिखाया है और बताया था कि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। भारत के लोगों को खास कर ग्रामीण भारत को जगाया था। राष्ट्रपिता बापू ने कहा था कि जब तक हम खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक स्वावलंबी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह ने यही पर मुझे पहली बार खादी आश्रम ले गए थे और कुर्ता पहनने का मौका दिया था। तब से आज तक हमने कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहना। अखिलेश यादव ने कहा कि आज दिन कंपनियों ने 5G लॉन्च किया है, उस कंपनी में गांव के लिए जितना रोजगार मिलेगा वो भी एक सवाल है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों ने 5G लगाने का मौका दिया गया वो कंपनी पहले से ही मुनाफे पर चल रही है। उन्होंने मांग की है कि खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। हम लोग सरकार में नहीं है पर सदन में सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा खादी पर छूट मिले जाए और सरकार को बताते रहेंगे। मैं सबसे पहले गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां आज हम सब लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं आज के दिन हम ये भी संकल्प लें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चल कर के हम समाज और देश को और मजबूत बनाएं। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने ये करके दिखाया कि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा इच्छा शक्ति है, और अगर इच्छा शक्ति है तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वही वो रास्ता उन्होंने दिखाया सेवा का। सेवा के रास्ते पर चल करके उन्होंने दिखाया कि सेवा से बड़ी कोई उपासना नहीं हो सकती। उन्होंने जीवन भर गरीबों या वो लोग जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था उनके साथ मिलकर के काम किया। और आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी। अफ्रीका में जहाँ संघर्ष छेड़ा, जहाँ सम्मान दिलाया, और उसके बाद भारत के लोगों को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जगाया और खासकर ग्रामीण भारत को, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसलिए आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि हमारा समाज और देश कैसे आगे बढ़े। अभी आदरणीय रामेश्वर नारायण मिश्रा जी ठीक कह रहे थे कि जब तक हम ग्राम उद्योग और खादी को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी बेहतर नहीं कर सकते। इससे लाखों लाख लोग जुड़े हैं। वित्तीय संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। ऊर्जा मंत्री किचन विजय शेखर ने पेट्रोल की कीमत में कटौती का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी नई कीमत अब 410 श्रीलंकाई रुपये प्रति लीटर होगी। कटौती से पहले पेट्रोल 450 रुपया था। श्रीलंका रुपये के भाव पर बिक रहा है और सरकार के इस कदम से देश में पहली बार डीजल पेट्रोल से अधिक महंगा हो चुका था। श्रीलंका में डीजल की कीमत अब भी 430 श्रीलंकाई रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। सार्वजनिक परिवहन के लिए डीजल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वहीं एक दूसरे इलाके में व्यापारियों के सामान ले जाने के लिए भी जिन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उनमें डीजल की खपत ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत में कटौती से आम लोगों को सीधी राहत तो मिली है, लेकिन व्यापारियों की मुश्किल अब भी बरकरार है। ऐसे लोगों में डीजल की कीमत में कटौती नहीं होना झटके की तरह है। सरकार के इस फैसले के बाद श्रीलंकन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी कहा है कि वह सरकारी मूल्य स्तर के
अनुरूप पेट्रोल की कीमतों में कटौती करेगी। बता दें कि श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और यहाँ महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर है। सितंबर में और अगस्त में दर्ज 64.3% से बढ़कर 70% हो चुकी है। डीजल के दाम में कटौती होने की स्थिति में महंगाई पर राहत की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने सिर्फ पेट्रोल के दाम पर राहत दी है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 150 बच्चों को वैक्सीन की डोज लगा दी गई और वैक्सीन की डोज लगने के लगभग 50 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनंद फानन में स्थानीय सीएचएच में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि बिना हमारी अनुमति के बच्चों को वैक्सीन क्यों लगाई, और वही बच्चों की माने तो उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके में नाई के नगर प्राथमिक विद्यालय में लगभग 150 बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई गई और ये मामला सामने आया था। स्कूली बच्चों को टीचरों ने जबरन बच्चों को डोज लगाने की अनुमति दी थी और उसके बाद अधिकतर बच्चों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार आने लगा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा अपने बच्चों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया और परिजनों की माने तो उनका आरोप है कि बच्चों को डोज लगाने की जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा हमें नहीं दी गई थी और ना ही डॉक्टर के द्वारा। बड़ा सवाल उठाया गया था कि आखिर बिना परिजनों को सहमति के बिना बच्चों को डोज क्यों लगाई। डोज लगाने से पहले इनकी जानकारी परिजन को क्यों नहीं दी गई। अस्पताल पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना दादो क्षेत्र में ये नगला के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 150 बच्चे जो थे उनको वैक्सीन की डोज बिना परमिशन से लगाई गई थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।